हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 24 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन देखते हैं, राणा देउबा, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा या फिर पुष्प कुमार दहल। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who was appointed as the new head coach of the Indian men's football team? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मैनोलो मार्क्वेज। आपको जानना चाहिए स्पेन के मैनोलो मार्क्वेज को इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का नया हेड कोच बनाया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के द्वारा। आपको जानना चाहिए मार्क्वेज फिलहाल इंडियन सुपर लीग टीम FC गोवा के हेड कोच हैं। इनसे पहले कोच रहे आइगोर स्टेमेक और उनका कॉन्ट्रैक्ट पिछले महीने AIFF द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि जो इंडियन फुटबॉल टीम है, जिन्हें ब्लू टाइगर्स के नाम से जानते हैं, वो 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में असमर्थ रहे। हु बैक्ड हिज फर्स्ट एवर फॉर्मूला 1 टाइटल एट द हंगेरियन ग्रां प्री। हंगेरियन ग्रां प्री में अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब किसने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्कर पियास्ट्री। आपको जानना चाहिए ऑस्कर पियास्ट्री, इन्होंने अपना पहला फॉर्मूला 1 टाइटल जीता है, वो भी हंगेरियन ग्रां प्री 2024 के रूप में। जो मिस्टर ऑस्कर हैं, ये ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में compete करते हैं मैकलेरन के लिए। विच गोल्फर वॉन द 152nd ब्रिटिश ओपन। 152वां ब्रिटिश ओपन किस गोल्फर ने जीता। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जेंडर सॉफेले। आपको जानना चाहिए कि एलेक्जेंडर सॉफेले ये 152nd ब्रिटिश ओपन के विनर रहे हैं। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर हैं जो कि PGA टूर में पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल इन्होंने 2 मेजर चैंपियनशिप्स जीती हैं, एक तो है 2024 PGA चैंपियनशिप, दूसरी है 2024 ओपन चैंपियनशिप। Who did the Indian champions defeat to win the World Championship of Legends? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स जीतने के लिए इंडिया चैंपियंस ने किसे हराया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, पाकिस्तान चैंपियंस। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड इसका इनॉग्रल एडिशन यानी कि पहला एडिशन संपन्न हुआ है और इस एडिशन को इंडिया चैंपियंस ने जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेट से हराया है। और कहां पर खेला गया टूर्नामेंट, बर्मिंघम UK में। आपको जानना चाहिए जो इंडिया चैंपियंस हैं, इनका नेतृत्व युवराज सिंह ने किया और 19.1 ओवर्स में 157 रन्स का टारगेट इंडिया ने अचीव किया। इस पूरे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है ईस्ट माई ट्रिप ने, इसलिए इस चैंपियनशिप का नाम भी है ईस्ट माई ट्रिप वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट रहा जिसमें रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स फ्रॉम वेरियस नेशंस पार्टिसिपेटेड। और किसके द्वारा अप्रूव था ये चैंपियनशिप, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। इसमें 6 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। Who has become the highest run scorer for India in women's T20? महिला T20 में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, हरमनप्रीत कौर। आपको जानना चाहिए हरमनप्रीत कौर भारत के लिए विमेंस T20 में टॉप स्कोरर बन गई हैं और स्मृति मंदाना का इन्होंने पीछे छोड़ा है। आपको बता दें हरमनप्रीत कौर के अब 3415 रन हैं, वहीं मंदाना के 3378 रन हैं। और हाल ही में 171वां T20 मैच हरमनप्रीत कौर ने खेला है, उसी दौरान इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त की। आपको बता दें इन्होंने मैकलेनिन को भी पीछे छोड़ दिया और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गई हैं विमेंस T20
हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में। और इनसे केवल एक ही प्लेयर आगे हैं, वो है न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स, जिनके 4348 रन हैं। Which Indian actor is set to receive the Ambassador for Indian Art and Culture Award at the Indian Film Festival of Melbourne? मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय कला और संस्कृति के लिए अम्बेसडर पुरस्कार मिलेगा? सही आंसर ऑप्शन है रामचरण। आपको जाना चाहिए रामचरण को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाएगा और अम्बेसडर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए इन्हें चुना गया है। इंडियन सिनेमा में जो इनका कंट्रीब्यूशन लिया रहा है, इसको देखते हुए ये फेस्टिवल होस्ट किया जा रहा है विक्टोरियन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एनुअली किया जाता है और 15 से 25 अगस्त के बीच में इस साल चलेगा। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन मुथूट फाइनेंस लिमिटेड बाय आरबीआई? आरबीआई द्वारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 1,90,000 रुपये। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,90,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी ठोकी है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जसवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सतारा महाराष्ट्र पर। साथ ही आरबीआई ने उरावाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड आंध्र प्रदेश, इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। हु इज़ द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रिन्यू रिसेंटली नेम्ड को-चेयर ऑफ द अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स? रिन्यू के अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं जिन्हें हाल ही में सीईओ क्लाइमेट लीडर्स गठबंधन का सह अध्यक्ष नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा सुमंत सिन्हा। आपको जानना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी रिन्यू, इनके जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं सुमंत सिन्हा, इन्हें अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का को-चेयर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, ये जो अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स है, ये लार्जेस्ट सीईओ लेड क्लाइमेट अलायंस है पूरे वर्ल्ड में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। सिन्हा के अलावा जो बाकी 2 को-चेयर हैं, इनका नाम है एस्टर बेगेट और जेस्पर ब्रॉटिन। आपको जानना चाहिए जो ये अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स है, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, तो उनके लिए किस तरह की रूपरेखा होनी चाहिए, उसके लिए ये अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के 70+ MCQs की वीडियो पोस्ट कर दी गई है, उसे आप ज़रूर देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल बनेगा। एक दो बार अगर आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको जो है याद भी हो जाएंगे, इतना टफ नहीं है। 70 से ज़्यादा MCQs हैं और यूनियन बजट की कंप्लीट समरी भी अपलोड कर दी गई है वीडियो, इसे भी आप देख लीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, या मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। बस आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, इस वीडियो को। PDF आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए गियर शिफ्ट चैलेंज का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है एक्सेलरेट जीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन। आपको जानना चाहिए नीति आयोग ने IIM बेंगलोर, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया, कॉल स्टार ड्राइव टू जीरो, WRI इंडिया, इन सभी के साथ मिलकर नीति गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, जो कि ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। आपको जानना चाहिए कि ये जो पूरा चैलेंज है, ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसका मकसद है जीरो एमिशन ट्रक्स को भारत में एडॉप्ट करना। तो इस नीति गियर शिफ्ट चैलेंज में स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रैक्टिशनर्स, एकेडमिक्स और रिसर्चर्स को इनवाइट किया जा रहा है कि आप आइए और इस तरह का इनोवेटिव बिजनेस मॉडल डेवलप कीजिए, जो भारत में अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स को एडॉप्ट करें तो किस तरह से उसका फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे, वो सब कुछ आप उस मॉडल में बताएं। व्हाट इज़ NE रेस? NE रेस क्या है? काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, इसी तरह के एग्जाम में आपको देखने के मिलते हैं, ठीक है। तो अभी जब आप क्वेश्चन देखते हैं आपको लगता है कि ठीक है बता दिया ऑप्शन तो याद हो जाता है, पर जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो कई चीज़ें गलत हो जाती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट है ना, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। पर जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये ह्यूमन माइंड इसी तरह का होता है, जब आप पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में आप ये नहीं याद रखते कि नॉर्थ ईस्टर्न है या फिर नॉर्थ ईस्ट है। तो ऑप्शन में आपको ये तो पता होगा, बात का तो पता होगा आपको कि एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट है, पर आप शुरू के 2 वर्ड में कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न है या फिर नॉर्थ ईस्ट है। तो इस तरह से थोड़ी बारीकियों का ध्यान रखा करें।
यूनियन मिनिस्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट NE-RACE पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न के जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट देगा और उनके जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड करेगा। द NE-RACE ऐप इज़ इंटेंडेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज स्पाइसेस, फ्रूट्स, vegetables, pulses, cereals and minor forest products. The 2024 Digital Economy Report is published by which organization? 2024 डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार अगर हम 2010 से लेकर 2022 के बीच में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है किन आइटम से? स्क्रीन्स, कंप्यूटर्स, स्मॉल IT एंड टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट से, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे SCS/IT। तो 2010 से 2022 के बीच में 163% की जो है वृद्धि देखी गई है ई वेस्ट में। रिपोर्ट का नाम है 2024 डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट शेपिंग एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर। इसमें बताया गया है कि भारत ने अपना ई वेस्ट लगभग डबल कर दिया है, जहां 2010 में 3.1% था इन आइटम से जो ऊपर डिस्कस की गई हैं, वहीं 2022 में 6.4% बन गया है। और सबसे ज़्यादा इस तरह का वेस्ट जो है वो एशियन कंट्री से ही जनरेट हो रहा है और लगभग आधा चाइना से आता है। विच टू ऑर्गेनाइजेशंस इशूड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड? विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड किन दो संस्थाओं ने जारी किया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा BBVA एंड IFC। आपको जानना चाहिए BBVA और इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन IFC, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड जारी किया है और इसकी पहली किस्त जारी की है $15 की। पूरा ये जो फंड रहने वाला है ये $70 मिलियन का रहने वाला है। आपको जानना चाहिए BBVA कोलंबिया ये इशूइंग बैंक रहेगा और IFC ये स्ट्रक्चर और इन्वेस्टर के तौर पर एक्ट करेगा। विच बैंक लॉन्च द अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम? किस बैंक ने अमृत वृष्टि जमा योजना शुरू की है? अच्छा, ये जो है ना ये बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड, तो बॉन्ड इशू किए जाएंगे, जो मनी रेस होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, उसको जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी लिए यूज़ किया जाएगा और उसके बदले में आपको रिटर्न दिया जाएगा। जो पैसा लगेगा उसको बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, बायोसिटी सेविंग से संबंधित, जैसे रिफॉरेस्ट्रेशन हो गया और रीजनरेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट ऑन डिग्रेडेड लैंड्स, मैंने बताया था डिग्रेडेड लैंड्स, ठीक है, तो और भी क्लाइमेट सुधार कार्यों में लगाया जाएगा उस पैसे को। विच बैंक लॉन्च द अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम? पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने अमृत वृष्टि जमा योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है अमृत वृष्टि। तो इसमें 444 दिन का यदि आप डिपॉजिट रखते हैं बैंक में तो 7.25% का इंटरेस्ट आपको दिया जाता है और सीनियर सिटीजन्स हैं यदि तो एडिशनल 0.50% इंटरेस्ट रेट इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इस तरह की स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च कर चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें, इनकी स्कीम का नाम रहा BOB मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम। तो ये 399 डेज़ की जमा के लिए 7.25% का इंटरेस्ट रेट ऑफ़र कर रहे हैं और 333 डेज़ के डिपॉजिट के लिए यदि वो 3 करोड़ से कम का है तो 7.15% का इंटरेस्ट रेट ऑफ़र कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है 4 बकेट्स के साथ और 10 करोड़ तक का डिपॉजिट इसमें होना चाहिए। Which country has surpassed Mauritius to become fourth preferred destinations for foreign portfolio investors (FPIs) in India? भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए चौथा पसंदीदा स्थान बनने के लिए कौन सा देश मॉरिशस को पीछे छोड़ चुका है? सही आंसर ऑप्शन ए आयरलैंड है। आपको जाना चाहिए मॉरिशस जो कि कभी लीडिंग डेस्टिनेशन हुआ करता था भारत में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, अब ये 5वीं पोजीशन पर पहुंच गया है और आयरलैंड ने इसको रिप्लेस कर दिया है और 4th पोजीशन पर आ गया है यदि हम असेट अंडर कस्टडी के टर्म में बात करें। तो 4th पोजीशन पर है आयरलैंड और जो इसके तहत असेट अंडर कस्टडी है वो 4.41 ट्रिलियन रुपीज़ है, जबकि मॉरिशस के तहत 4.39
ट्रिलियन रुपीज़, अगर हम जून 2024 तक की बात करें। तो ये डेटा दिया है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी ने। मार्च में गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस और इंडिया ने एक डील भी साइन की थी, जिसके तहत डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड किया गया है। आपको बता दें, एक टर्म आती है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये किस संस्था से संबंधित है? ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD से संबंधित है। तो ये जो टर्म होती है ना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो एक तरह का कंपनीज क्या करती हैं, टैक्स अवॉइड करती हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट आप कहीं से कमा रहे हैं और ऑफिस आपका कहीं पर है। ठीक है, तो कई सारी कंपनी आ जाए जिनका हेडक्वार्टर्स कहीं पर है, किसी दूसरे देश में है, और जो उनका ज़्यादातर कार्य है वो किसी और देश में होता है, प्रॉफिट वहाँ से कमा रहे हैं। ठीक है, टैक्स भी वहीं पर ही दे रहे हैं। या ऐसा हो जाता है टैक्स आप वहाँ पर दे रहे हैं जहाँ आपका इतना प्रॉफिट नहीं बन रहा है, जबकि जहाँ से आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं वहाँ पर आप टैक्स जो है बिल्कुल कम दे रहे हैं। मॉरिशस ने हाल ही प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ताकि टैक्स पेयर्स जो हैं ये जो ट्रीटी है उसका दुरुपयोग ना करें। तो जैसे पीसीएस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल पर्पस टैक्स किस कंट्री से संबंधित है, हाल ही में चर्चा में रहा। विच प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी हैज़ बीन ऑथोराइज्ड बाय इसरो टू प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशंस एज अ सर्विस? इसरो द्वारा किस निजी एरोस्पेस कंपनी को ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी है ध्रुव स्पेस। आपको जानना चाहिए कि ध्रुव स्पेस जो कि एक प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्हें इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस इसरो से ऑथराइजेशन प्राप्त हो चुका है कि ये ग्राउंड स्टेशंस एज अ सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राउंड स्टेशंस एज अ सर्विस, मान लीजिए इसरो का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें आपने हेल्प कर दी वहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल मेजर्स देख लिए या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का रियल टाइम वगैरह देख लिया, है ना। जैसे एयरपोर्ट होता है ना, हम चेक इन करते हैं, बैग्स वगैरह जाते हैं तो एक सपोर्ट आपको दिखता है ना, तो उसे आप कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस है वो पूरा। तो इसरो का कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें अपनी थोड़ी हेल्प वगैरह ही देंगे। ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है। The 45th COSPAR Scientific Assembly, where two Indian space scientists Prahlad Chandra Agarwal and Anil Bharadwaj received awards, was held in which city? 45वीं कॉस्पार वैज्ञानिक सभा, जहां दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को पुरस्कार मिला, किस शहर में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन ए है सियोल। माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर गलत हो गया है ना, बुसान है इसका आंसर, ऑप्शन सी बुसान। ठीक है, ये मैं PDF में सही कर दूंगा। चलिए खैर देखते हैं। देखिए, दो इंडियन स्पेस साइंटिस्ट प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज, इन दोनों को ही कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च द्वारा अवार्ड्स दिए गए हैं। आपको बता दीजिए, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च है ये वर्ल्ड की फर्स्ट साइंटिफिक बॉडी है जो कि स्पेस साइंस रिसर्च से संबंधित है। मिस्टर अग्रवाल को हैरी मैसे अवार्ड दिया गया है इस 45th COSPAR साइंटिफिक असेंबली में, जो कि बुसान साउथ कोरिया में हुई है, और अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई मेडल दिया गया है। ये जो मेडल है इसको COSPAR और इसरो द्वारा बनाया इंस्टीट्यूट किया गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। गुंडीचा टेम्पल इज इन विच स्टेट? आंसर इज उड़ीसा। बहुड़ा यात्रा इज रिलेटेड टू विच फेस्टिवल? आंसर इज पुरी रथ यात्रा। Who has recently been made the captain of the Indian men's T20 team? Surya Kumar Yadav, a 14-year-old boy from which state recently died of Nipah infection? Answer is Kerala. Which institution, in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology, will develop an AI audit tool aimed at overseeing corporate India and detecting frauds? Answer is Institute of Chartered Accountants of India. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। Who has been felicitated with Neeraj Samman Award? Who has been re-elected as President of the European Parliament for another 2.5 years until 2027? James Anderson played his last match for England in Test cricket on July 12th at the Lord's Cricket Ground. How old is he? How old is he? Who received Pat Tillman Honor for Service at the Excellence in Sports Performance Yearly Awards in Los Angeles? Which agency releases documents titled High Risk Jurisdiction Subject to a Call for Action and Jurisdiction Under Increased Monitoring?
तो ये पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये उस एजेंसी से संबंधित है। आप देखते हैं ना कई बार की ब्लैक लिस्ट जारी की, ग्रे लिस्ट जारी की, तो वही एजेंसी है। पांचों क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए और इकोनॉमिक सर्वे और बजट की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इस कोर्स के तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे इस क्विज अटैम्प्ट कर लिए, उसके बाद इन करंट अफेयर्स को पढ़ा, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।